नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की डेट आ चुकी है एवं आने वाले समय में यूपीपीसीएस का भी एग्जाम होना है। उसको देखते हुए हम आज संविधान की क्लास की स्टार्ट करते हैं। और आज के संविधान की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। आइए समझते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास किस रूप में हुआ। इसे हम लोग दो भागों में तोड़ करके देखते हैं। पहला आपका कंपनी के अधीन शासन, कंपनी के अधीन शासन और दूसरा ब्रिटिश भारत के अधीन शासन, या कह सकते हैं इसको ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन में हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले आप जानते रहिए। कंपनी के अधीन शासन में हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और 1793 का चार्टर एक्ट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और 1853 का राजलेख, 1853 का राजलेख। ऐसे ही हम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हम लोग पढ़ेंगे 1858 अर्थात भारत शासन अधिनियम को, भारत शासन अधिनियम। ऐसे ही 1861 का काउंसिल अधिनियम, या कह सकते हैं परिषद अधिनियम। ऐसे ही 1892 का अधिनियम पढ़ेंगे, और ऐसे ही 1909 का मार्ले मिंटो सुधार पढ़ेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के बाद 1919 का अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे। 1919 के बाद हम लोग 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। 1935 के बाद ऐसे हम लोग 1942 का क्रिप्स मिशन प्रभाव पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, कंपनी के अधीन शासन को देखना है और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन को देखना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कंपनी के अधीन शासन को, यानी कंपनी ने हमारे ऊपर या भारत के ऊपर किस प्रकार शासन किया, आइए उसे देखते हैं। तो कंपनी का प्रशासन, कंपनी का प्रशासन, कंपनी के प्रशासन को हम लोग दो हिस्सों में देखेंगे। पहला ब्रिटेन में और दूसरा भारत में। समझिए, ब्रिटेन में और भारत में। एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए कि मान लीजिए कि ये इंडिया है, इंडिया में है, और इंडिया के बगल में एक महाद्वीप है जिसे आप अफ्रीका के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ के एक बिजनेसमैन है जिसे मुकेश अंबानी
जैसे मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने अपने कंपनी को क्या किया, भारत में लगाया। भारत में इसकी कंपनी यानी इसके जो कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं, सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। अब इनको अपनी कंपनी का विस्तार करना है तो इस कंपनी को क्या किए, अफ्रीका में ला करके लगा दिए। जब ये कंपनी को अफ्रीका में ला करके लगाते हैं, उससे क्या हुआ कि यहाँ भी इनका प्रशासन चल रहा होता है और यहाँ भी प्रशासन चल रहा होता है। यानी इन्हें यहाँ भी कर्मचारी काम करेंगे, यहाँ पे भी कुछ मंडल काम करेंगे, यहाँ पे भी कुछ मंडल्स काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार ब्रिटेन आपके एक यूरोप में एक कंट्री है, तो ब्रिटेन में क्या होती है, एक कंपनी चलती थी जिसे आप कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटेन में भी चलती थी, ब्रिटेन में भी इसका प्रशासन था और यहाँ से उठ करके कहाँ चली आई, भारत में भी इसका प्रशासन हो गया। तो जो ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी उसे हम कहते थे गृह सरकार के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, गृह सरकार के नाम से। ऐसे ही भारत में जो चलती थी इसमें आप जानते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय आदि नामों से जाना जाए। अभी आपको बताएंगे कि कब इसका वायसराय कहा गया, कब गवर्नर कहा गया, कब गवर्नर जनरल कहा गया। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में जो संस्था काम करती थी यानी ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी उसको चलाने के लिए उसे क्या कहा जाता, गृह सरकार के नाम से जानते थे। जैसे इंडिया में जो चलाते थे उन्हें क्या करते थे, गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय के नाम से जानते थे। अब बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों आई, ऐसा क्या कारण रहा कि जो भारत में इसको आना पड़ा। तो आइए समझते हम लोग कि इसमें भारत में आने का कारण क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या आगमन समझते हैं। इसके लिए आपको एक राजलेख देखना पड़ेगा। 1600 का राजलेख आया, 1600 का राजलेख। 1600 के राजलेख में दो खास बातें थी। पहला तो ये कि उस समय एक महारानी थी, महारानी, उनका नाम था एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम। और एक कंपनी का एक कर्मचारी कह सकते हैं, कंपनी का एक शेयर धारक था जिसका नाम था लॉर्ड मेयर, लॉर्ड मेयर। तो एलिजाबेथ और लॉर्ड मेयर के बीच में सन 1600 ईस्वी में, कब, इन दोनों के बीच एक समझौता होता है। यह समझौता कब होता है तो आप जानते रहिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लॉर्ड मेयर एवं एलिजाबेथ के बीच एक संधि होता है और इस संधि में ये कहा जाता है कि आप क्या करिए, 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक पूर्वी देशों के साथ, याद रखिए भारत मेंशन नहीं था लेकिन पूर्वी देश मेंशन किया गया था, पूर्वी देशों के साथ व्यापार की अनुमति मिल गई थी, व्यापार की अनुमति मिली। तो ये तो लॉर्ड मेयर के साथ किया गया और एलिजाबेथ के साथ किया गया एक समझौता था। समझिए कि समझौता, लॉर्ड मेयर केवल अकेले ही कंपनी का मालिक नहीं था, लॉर्ड मेयर के साथ साथ कई धारक हुआ करते। समझते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई कंपनी है, इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप के लोग हैं। कैसे, 3 टाइप के लोग समझिए। मान लीजिए कि ये ऑल होल्डर्स हैं, यानी कितने जो भी लोग हैं इसमें शेयर धारक, और एक होती थी आपका सीओपी, अभी समझाता हूँ सीओपी क्या है, और एक होता था सीओडी। समझिए,
ऑल होल्डर्स का मतलब जितने भी आपके होल्डर्स, जितने भी शेयर धारक थे, किसी का 10 पाउंड लगा था, किसी का 10 पाउंड लगा था, तो कोई 50 पाउंड लगाया था, कोई 100 पाउंड लगाया था, तो ऐसे ऐसे करके क्या होते थे, बहुत सारे शेयर धारक थे। परंतु उसमें कुछ ऐसे शेयर धारक होते थे जिनका लगभग 500 पाउंड से ज़्यादा लगे होते थे, 500 पाउंड से ज़्यादा लगे होते थे शेयर, तो उनको बोला जाता था सीओपी। सीओपी अर्थात सीओपी का फुल फॉर्म जानते रहिए, कंट्रोल ऑफ प्रॉपरेटर्स, या इसी को हिंदी में बोलते हैं स्वत्व धारक मंडल या स्वत्वधारी मंडल, यानी कंट्रोल ऑफ प्रॉपरेटर्स क्या होते थे, यानी स्वत्वधारी मंडल। अब बात करते हैं कि सीओडी क्या होता था। तो ये 500 जो होते थे, 500 पाउंड वाले, मान लीजिए, समझिए, जैसे टोटल धारकों की संख्या मान लीजिए कि 1000, यानी कोई कंपनी है, कोई कंपनी में शेयरदार टोटल कितने लोग हैं, 1000 है। अब 1000 में से लगभग 100 लोग ऐसे हैं जिनका 500 पाउंड से ज़्यादा क्या हुआ है, शेयर लगा हुआ, हिस्सा बड़ा है। तो इस 500 में से जो ये 100 लोग थे, ये 100 लोगों में से कुछ मुख्य रूप से चुने जाते थे, जिन्हें कहा जाता था सीओडी। सीओडी का मतलब होता है, आप जानते रहिए, सीओडी का मतलब है कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात निदेशक मंडल, निदेशक मंडल। तो होते थे, याद रखिएगा कि आपसे अगर पूछा जाता है कि निदेशक मंडल का चुनाव कौन करता था, तो निदेशक मंडल का चुनाव सीओपी करती थी। सीओपी अर्थात कंट्रोल ऑफ प्रॉपरेटर्स, ठीक ना। तो ये जो स्वत्वधारी मंडल होते थे, निदेशक मंडल का चुनाव करते थे। तो जब एलिजाबेथ और लॉर्ड मेयर के बीच समझौता हुआ, तो लॉर्ड मेयर एक निदेशक मंडल का ही एक सदस्य था। तो ये सदस्य के होते हुए टोटल उस समय, आप जानते रहिए, निदेशक मंडल में टोटल उस समय 24 आपके सदस्य होते थे। 24 सदस्य प्लस एक गवर्नर और प्लस एक उप गवर्नर के साथ क्या हुआ, इसे भारत में भेजा गया। समझिए, लॉर्ड मेयर ने क्या किया, निदेशक मंडल का एक सदस्य था, उसने क्या किया कि क्योंकि निदेशक मंडल में उस टाइम टोटल 24 सदस्य होते थे, इन्होंने उन 24 सदस्यों को और एक गवर्नर और एक उप गवर्नर के साथ इन्हें भारत में व्यापार करने के लिए भेज दिया। तो भारत में व्यापार करने के लिए भेजा, तो क्या घटना होती है और किस तरीके से भारत में 1773 की शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट की, आइए उसको समझते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, समझिए, इसको हम लोग 3 आधार पे समझेंगे। 3 आधार पर पहली चीज तो हम लोग इसको देखेंगे पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि के बाद हम लोग देखेंगे इसके प्रशासन को, प्रशासन के साथ साथ हम लोग इसके देखेंगे कमियों को, यानी इसकी कमियां क्या क्या थी, इसको हम लोग देखेंगे, प्रशासन को देखेंगे और पृष्ठभूमि को देखेंगे। आइए समझते हैं पृष्ठभूमि इसकी कैसे। तो याद रखिए, जब 1600 ईस्वी में पहली बार कंपनी भारत पे आई, 1600 ईस्वी में, तो 1757 में एक युद्ध होता है। 1757 में एक युद्ध के पश्चात आप जानते हैं
उस समय बंगाल पर पूर्ण क्या होता है कि ब्रिटिश वालों का कब्जा हो जाता है। यानी प्लासी के युद्ध के समय 1757 में कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय जब जीत जाते हैं अंग्रेज तो बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं और बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव को नियुक्त किया जाता है। अब लॉर्ड क्लाइव करता क्या है कि बंगाल का जब गवर्नर बन जाता है तो ये अच्छा खासा क्या करता है, लूट मचाता है। लूट मचाता है तो क्या होता है, दो तरीके से कि लूट इतना होती है कि कंपनी की पूंजी जो थी, कंपनी की पूंजी कम हो जाती है, लेकिन कर्मचारियों की, जो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी थे, कर्मचारियों की पूंजी बढ़ जाती थी। यानी एक चीज देखने को ये मिला कि लूट इतनी ज्यादा थी कि कंपनियों की पूंजी बढ़ गई और कर्मचारियों की पूंजी ज्यादा हो गई। होता क्या है, जब यहाँ के कर्मचारी जाते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में देख करके ये आते हैं कि यहाँ के लोग ठाट बाट से बढ़िया मेंटेन होकर के जाते हैं, वहाँ अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। जैसे होता नहीं कि गांव में कोई आदमी बाहर कमाने के लिए जाता है, साल 2 साल के बाद लौटता है, सीधा करके घर बनवाना शुरू कर दे, घर बनवाने के बाद बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी ले ले और भी चीज़ें मेंटेन करना शुरू कर दे, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये बाहर से अच्छा खासा कमा के आया है। तो क्या होता है, ऐसे ही कोई कर्मचारी जब जाते थे या कोई गवर्नर जब वापस जाता था ब्रिटेन, तो उस समय होता क्या था कि अच्छा खासा इनको पैसा मिलता था। पैसा लेकर के यहाँ से लूट करके जाते हैं। जब लूट करके गए रहते हैं तो होता क्या है कि कंपनी की पूंजी तो पहले लगातार डाउन हो रही, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन तो था नहीं। गवर्नर जो भी बनता था वो अपने कर्मचारियों को भी खिलाता था, खुद भी खाया करता था। इससे कंपनी की पूंजी जब घाटे में चली गई तो कंपनी ने किया क्या, कंपनी ने सन 1773 ईस्वी 1772 में 1772 के आसपास क्या करती है कि कंपनी मांगती है ऋण। कंपनी किससे ऋण मांगती है? ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगती है। तो पहली बार ये उजागर हो जाता है कि ब्रिटिश कंपनी के लोग इतने अच्छे खासे मेंटेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कंपनी को लूटा जा रहा है। तो ब्रिटिश सरकार को ये लगता है पहली बार कि अब इस पर कुछ न कुछ रूल बनाना चाहिए, कुछ न कुछ रेगुलेट करने के लिए, यानी कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए कुछ रूल बनाना चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने एक रूल लेकर के आया जिसे हम लोग कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद रखिएगा ये किस लिए आया था, तो ये आया था कंपनी के नियंत्रण के लिए। किस लिए आया था? कंपनी के नियंत्रण के लिए। यानी कंपनी के जो कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे थे एवं गवर्नर जनरल जो अपनी मनमानी कर रहे थे, उनकी मनमानियों को खत्म करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। आइए हम लोग समझते हैं प्रशासन को। आप पृष्ठभूमि को आप समझ गए कि किस तरीके से क्या चीजें हुई 1757 के प्लासी के युद्ध के पश्चात, और क्या जरूरत पड़ी कि रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं इसके प्रशासन को। इसका प्रशासन 1773 का प्रशासन किस प्रकार काम किया। तो प्रशासन के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रशासन प्रशासन को भी हम लोग क्या करेंगे, दो रूपों में बांटेंगे। पहला ब्रिटेन और दूसरा भारत। पहला ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में और दूसरा हम लोग बांटेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। समझते हैं ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीजें जानते रहिए कि जो आपका निदेशक मंडल था यानी सीओडी का पहला चीज तो ये किया गया कि जो उनका 1 वर्ष का कार्यकाल था
उसको बढ़ा करके क्या कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। ब्रिटेन में जो आपके सीओडी यानी कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स यानी जिसे आप निदेशक मंडल के नाम से जानते हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष होता था, उनको बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। आप जानते हैं इनको चुनने का अधिकार किसको था, तो इसको चुनने का अधिकार सीओपी को यानी जिसे आप स्वत्वधारी मंडल कहते हैं, वो क्या करते थे, इनका चुनाव करते थे। समझते हैं आगे। दूसरी चीज थी यहाँ पर पत्र। अभी आपको सारी चीजें समझाऊंगा क्या था पत्र का मैटर। ऐसे ही भारत में हम लोग देखते हैं भारत में क्या क्या चीजें हुई। पहली चीज तो भारत में गवर्नर जनरल बना, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का नहीं भारत में लिख सकते हैं, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति दूसरा, इनके परिषद होते थे। कितने परिषद थे, 4 थे। अभी समझाएंगे इन सारी चीजों को। तीसरा, आप जानते रहिए बहुमत के साथ निर्णय लिया जाता था, बहुमत के साथ निर्णय। और चौथा एक कंडीशन आप जानते रहिए, सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई थी, स्थापना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पत्र का क्या मैटर था, पत्र के मैटर को समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए बताया गया था। तो सबसे पहले किया क्या, एक रूल बनाया कि अगर कंपनी का कोई भी आदमी, जैसे मान लीजिए कि ब्रिटेन क्या हुआ कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, अभी बताऊंगा गवर्नर जनरल क्यों कह रहा है। गवर्नर जनरल जो होता था, इसको ब्रिटेन, मान लीजिए ब्रिटेन, तो समझिए कि भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, इसमें आप ब्रिटेन को, इसमें एक चीज किया गया कि ब्रिटेन को यानी जो कंपनी के नाम इसको खत लिखना था, कंपनी के नाम खत जो लिखता था, कौन लिखता था, तो आप जानते रहिए गवर्नर जनरल। मान लीजिए कोई भारत से कोई खत पहुंचाना हो कंपनी के नाम, तो जब ये भेजा जाता था तो कंपनी का जो मेन था वो आप जानते हैं सीओडी, देख रेख कौन करता था, सीओडी एडी कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। जब ये देख रेख करता था, ये क्या करता था कि जब हुआ क्या, रूल ब्रिटिश सरकार ने क्या बनाया कि ये जब कोई पत्र कंपनी के नाम आएगा तो ये सीओडी वाले उसके कहाँ भेजेंगे, ब्रिटिश सरकार के पास एक कॉपी भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे, ब्रिटिश सरकार के पास एक कॉपी। इससे होता क्या है, किससे चीजें हो गई कि निष्पक्ष रूप से, यानी कंपनी को भी वो चीजें पता रहेगी गवर्नर जनरल ने क्या किया, और दूसरी चीजें ये ब्रिटिश सरकार को भी ये पता चलेगी कि गवर्नर जनरल क्या कर रहा है। दूसरी चीज हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा देखते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस प्रकार हुई। आइए हम लोग समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए। समझिए थोड़ा सा एग्जाम्पल। ये आप जानते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के समय आप जानते हैं, समझिए इसको थोड़ा सा। प्लासी के युद्ध के समय मैंने आपको बताया कि बंगाल पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका हो गया था, ब्रिटिशों का। तो ब्रिटिश में क्या होते थे, यहाँ के पद को क्या किया गया, गवर्नर, यानी एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। बाद में कुछ समय के पश्चात 1764 ईस्वी का एक युद्ध होता है जिसे आप कहते हैं बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। बक्सर के युद्ध में होता क्या है कि धीरे धीरे जब पूरे भारत पर ये लोग अपने अधीन कर लेते हैं, तो इस गवर्नर को जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की प्रेसिडेंसियों को 3 प्रेसिडेंसियों के अंदर कर दिया गया है। यानी बंगाल की प्रेसिडेंसी को 3 भागों में कर दिया गया है, 3 भागों में। समझिए कैसे। तो 3 भाग में कौन कौन से थे आप जानते रहिए। ये मान लीजिए इंडिया है, ये आपका क्या हो गया, एक गवर्नर यहाँ होता था और दूसरा गवर्नर मुंबई में, ये मुंबई का एरिया है,
और तीसरा गवर्नर आपका कहाँ होता था, मद्रास में होता था। ये 3 आपके गवर्नर हुआ करते थे, समझिए। तो इनको क्या किया गया, 1764 के बक्सर के युद्ध के पश्चात इन तीनों को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। या भाई कानून बनाइए, कानून बनाने का आपका अधिकार है। तो यहाँ भी एक गवर्नर होता था, यहाँ भी एक गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर। पहले कहाँ होते थे, यहाँ पर। तो तब क्या हुआ, जब तीनों के अलग अलग गवर्नर, तो लूट और तेज हो गई। इससे होता क्या था कि जब तीनों लोग लूटने लगे तो होता क्या था, जैसे मान लीजिए कि भारतीयों को, भारतीय मान ली, यहाँ इस एरिया में मराठा लोग हुआ करते थे। अब कोई राजा जो, कोई गवर्नर जो है यहाँ का था, तो युद्ध अगर करने के लिए मराठों से तैयार होता था, तो इधर मद्रास वाले मिलकर के क्या करते थे, संधि कर लेते थे। तो संधि करने का मतलब मराठा वालों से कुछ पैसा खा लिए या किसी और से पैसा खा करके क्या करते, युद्ध को विराम कर लेते थे। तो इससे क्या होता था, यहाँ के गवर्नर को क्या होता, फायदा हो जाता था। ऐसे इधर भी होता था, बंगाल में कोई युद्ध छिड़ा या इधर वाले कहीं संधि कर लिए, तो कोई रूल नहीं था, इसको किसी की चीज़ की रूल नहीं था। जब चाहते थे तब संधि कर लेते थे, और जब चाहते थे तब क्या करते थे, युद्ध छेड़ देते थे। तो हुआ क्या कि 1773 के पश्चात एक नियम लाया गया कि पहली चीज़, ये नियम क्या बताया गया समझिए। पहली चीज़ तो ये कहा गया कि ये जो बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया, समझिए। आइए इसे हम लोग दूसरी जगह समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। समझिए कि ये मान लीजिए 1757 का युद्ध, 1757 में मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए कि बंगाल है, बंगाल। तो 1757 में बंगाल में जब ये हुआ, तो बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त किया जाता, अभी मैंने आपको नाम भी बताया, यानी लॉर्ड क्लाइव को नियुक्त किया गया। ऐसे समय समय पर क्या होते, गवर्नर बदले गए। तो आगे क्या हुआ कि 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है, जिसे आप बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से, बक्सर के युद्ध के नाम से। बक्सर के युद्ध के पश्चात होता क्या है कि लगभग पूरे भारत पर ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश आधिपत्य क्या होता है, कंपनी का पूर्ण रूप से शासन चलने लगता है, समझिए। 1764 ईस्वी के बाद होता क्या है कि जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, इसे 3 और प्रेसिडेंसियां प्रदान कर दी गई, यानी 3 प्रेसिडेंसियों में और बांट दिया गया। पहला तो ये बंगाल, दूसरा आपका क्या हो गया, मुंबई, और तीसरा आपका क्या हो गया, ये मद्रास, यानी ये तीनों एरिया बांट दिए गए। अब क्या हुआ कि पहले तो बंगाल के लिए गवर्नर होता था, अब बंगाल के गवर्नर भी हुआ गया, मद्रास का भी गवर्नर होगा, और आपके मुंबई का भी गवर्नर होगा। इस तरीके के तीनों गवर्नर जब हो गए, तो इनको तीनों को अलग अलग विधि बनाने की शक्ति दे दी गई। जब विधि बनाने की शक्ति दी गई, तो जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ से मराठा यहाँ पर रहते थे, मराठा से जब युद्ध करने की ये सोचते थे, तो होता क्या था, कंडीशन ये हो जाती थी कि ये लोग क्या करते थे, बगल वाला जाकर के संधि कर लेता था, कुछ पैसा खा लेता था। कुछ पैसा खा लेने की वजह से ये सारी चंगेज़ें क्या होती थी, सब युद्ध विराम हो जाता, कभी भी मन चाहते थे तो युद्ध शुरू कर देते। तो 1773 की ईस्वी में एक चेंजिंग हुई, ये कि जो गवर्नर यहाँ का होता था, इसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल। और ये कहा गया कि भाई कि ये तीनों को, ये दोनों को क्या किया गया, इसके अधीन कर दिया गया, इन दोनों को इनके अधीन कर दिया गया। और कहा गया भाई अगर किसी राजा से संधि करना हो या युद्ध करना हो, तो आप क्या करिए, हमको बताइए, क्या करिए, हमको आप जरूर खबर करिए। जब तक हम आदेश नहीं देते तब तक आप किसी से संधि या युद्ध नहीं कर सकते। ये इसलिए किया गया ताकि गवर्नरों पर क्या किया जाए, नियंत्रण कर दिया जाए। अब याद रखिएगा कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बन चुका है। गवर्नर जनरल को क्या किया गया, गवर्नर जनरल को इन दोनों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब आइए समझते हैं कि जब गवर्नर जनरल को एक बड़ा पोस्ट इन दोनों को अधीन कर दिया गया, तो इनके लिए इनका कार्यभार बढ़ गया,
इसीलिए 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। आइए हम लोग समझते हैं कि वो 4 सदस्यीय परिषद कौन कौन से थे और उनमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो 4 सदस्यीय परिषद, 4 सदस्यीय परिषद, समझिए इसमें 4 सदस्यों में कौन कौन थे। एक तो आप जानते रहिए फिलिप फ्रांसिस था, दूसरा आप जानते रहिए जॉन क्लेवरिंग था, जॉन क्लेवरिंग, तीसरा आप जानते रहिए जॉन मॉनसून था, जॉन मॉनसून, और चौथा आप जानते रहिए रिचर्ड बारबेल था, रिचर्ड बारबेल। ये 4 लोग क्या थे, 4 सदस्यीय परिषद में शामिल थे। जो तो होता क्या है आप समझिए कि रिचर्ड बारबेल जो था ये भारत से नियुक्त किया गया था। कहाँ से नियुक्त हुआ था? भारत से ही नियुक्त हुआ था। भारत में, यानी भारत में नियुक्त होने का मतलब आप समझिए कि भारत में नियुक्त होने का मतलब कि भारत पहले से ही आया था और वारेन हेस्टिंग्स का परम मित्र था, वारेन हेस्टिंग्स का मित्र था। समझिए कि वारेन हेस्टिंग्स का, और दूसरा आप जानते रहिए फिलिप फ्रांसिस के बारे में, ये पूर्ण रूप से विरोधी था। किसका विरोधी था? वारेन हेस्टिंग्स का विरोधी था। और याद रखिए ये जो ऊपर के 3 थे ये लोग ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटेन से यानी इनकी नियुक्ति होकर के आती है, और ये रिचर्ड बारबेल की नियुक्ति भारत में होती है। फिलिप फ्रांसिस आपका वारेन हेस्टिंग्स का परम विरोधी था। तो मैंने आपको एक चीज बताया कि जो भी निर्णय होते थे वो कैसे होते थे? बहुमत के साथ लिए जाते थे। ऐसे निर्णय होते थे बहुमत के साथ। अब एक चीज आप देखते हैं कि फिलिप फ्रांसिस उसका विरोधी था तो बहुमत में वो तो शामिल होता नहीं। यानी बहुमत होने का मतलब समझिए कि मान लीजिए कि ये एक तरीके के गवर्नर जनरल हो गए। इनकी कितनी होती थी? 4 सदस्यीय। मान लीजिए कि एक आप यहाँ हो गए, ये आपके 3 और ये 4, टोटल मिलाकर के कितने हो गए? 5। तो बहुमत जो होता था वो 3 और 2 के निर्णय से होता था। तो पहला तो एक चीज, फिलिप फ्रांसिस जो था विरोधी होने के नाते जो भी निर्णय होते थे उसमें क्या करता? हमेशा विरोधी करता। दूसरा जॉन क्लेवरिंग और जॉन मॉनसून भी क्या होते थे? ब्रिटेन से आए थे। तो ज्यादातर ये देखा जाता था कि जो भी निर्णय लिए जाते थे उसमें हमेशा विरोधी प्रकट होते थे। तो कमियों में आप पहली चीज जानते रहिए, कमी में आप देखिए कि कमियों में एक चीज निकल के आया, गवर्नर जनरल वर्षिप परिषद विरोध। ये दोनों का क्या हुआ? एक दूसरे का विरोध निकल करके आया। पहली कमी ये थी। दूसरी चीजें आप जानते रहिए कि जब भी कोई चीजें होती थी बहुमत मिलता नहीं था, बहुमत मिलता नहीं था तो कोई भी काम होता नहीं था। तो इसको एक चीज और देखा गया कि एक जो आपका वारेन हेस्टिंग्स था, इसी के साथ साथ एक चीज और इसके प्रावधान आया 1773 में कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो आप जानते रहिए 1774 ईस्वी में। तो सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझिए। सुप्रीम कोर्ट कब ये स्थापित हुई थी? 1774 में। समझिए क्या होता है कंडीशन। तो सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्य, मतलब एक तरीके से 4 सदस्य थे। एक था सर एलियाज इम्पे, सर एलियाज इम्पे, ये आपका मुख्य था, मुख्य न्यायाधीश। इनके साथ साथ आपके हाइड थे, तीसरा आपके चैम्बर थे, और चौथे ऐसे आपके थे लेमेस्टर।
तो ये तीनों क्या थे, अन्य सदस्य थे, बाकी अन्य न्यायाधीश थे और ये क्या था, मुख्य न्यायाधीश था। अब हुआ क्या कि सर एलियाज एम्पे और वारेन हेस्टिंग्स की परम मित्रता थी। तो वारेन हेस्टिंग्स की परम मित्रता थी, तो आप जानते हैं एक मैटर आप जानते रहिए कि वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी सहायता लेकर के नंद नामक व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया था। नंद नामक व्यक्ति को क्या किया था, फांसी पर लटका दिया था। और इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स पर एक व्यक्ति था जिसे आप कहते हैं वर्क ने क्या किया था, इन पर महाभियोग लगाया था। तो याद रखिए नंद नामक व्यक्ति को क्या किया गया था, फांसी पर लटका दिया गया था। ये किसकी सहायता से हुआ, सर एलियाज एम्पे, क्योंकि निर्णय देने का काम कौन, सजा सुनाने का काम किसके पास था, एलियाज एम्पे के पास। परंतु इस अधिनियम के तहत ये तो बता दिया गया कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, परंतु यह क्लियर नहीं किया गया कि इनका कितना आप कह सकते हैं कितना अधिकार इसका है और कितना अधिकार आपके गवर्नर जनरल का होगा। तो दूसरी कमी आप देखिए, पहली कमी तो मैंने आपको बताया कि पहली कमी क्या थी, गवर्नर जनरल वर्सेप परिषद, और दूसरी कमी मैंने आपको बताया कि दूसरी कमी ये सुप्रीम कोर्ट एवं गवर्नर जनरल का अधिकार डिफाइंड ना होना, यानी ये पता ही नहीं था कि किसको कौन सा अधिकार दिया गया है। तो इससे क्या होता था कि 4 परिषद जो थी वो और जलते थे, क्योंकि भाई गवर्नर जनरल थे जो निर्णय लिया करते थे, साथ ही साथ क्या था, सुप्रीम कोर्ट का जज भी उन्हीं के साथ था। तो इससे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था, सारी की सारी शक्ति जो घूसखोरी थी वो घूसखोरी अभी भी बनी रहती थी। तो इसको दूर करने के लिए आपका 1781 ईस्वी में एक एक्ट आया, 1781 में एक एक्ट आया जिसे आप कहते हैं सेटलमेंट एक्ट। क्या कहते हैं, सेटलमेंट एक्ट। और इस एक्ट के बारे में आप जानते रहिए, ये एक्ट इसलिए आया था ताकि 1773 के कमियों को दूर कर सके और ये बता सके कि सुप्रीम कोर्ट एवं गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में ये जानने का प्रयास करेंगे कि 1781 का सेटलमेंट एक्ट क्या था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। तो उम्मीद है दोस्तों को आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप निःशुल्क तैयारी करिए एसआई की और हमारे साथ लगातार बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।